स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग अपने पास इस वीडियो से क्लास 11 कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए जो अकाउंट्स का सब्जेक्ट है उसकी जो बेसिक्स टर्म्स है अकाउंट से जुड़ी हुई, इस वीडियो से हम लोग अपने पास वो अकाउंटिंग टर्म समझना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये आपके पास पहली वीडियो है जिसमें मैं आपको जो अकाउंट्स की बेसिक्स टर्म्स है तो वो समझा रहा हूँ। ये वीडियोस आपके पास कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स में अपलोड होती रहेगी टाइम टू टाइम, और आपको यहाँ पे हर एक वीडियो में 3 से 4 टर्म जो है अकाउंट्स की वो समझने को मिलनी है। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे अपने पास फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे ये रही अपने पास फर्स्ट स्लाइड। तो फर्स्ट स्लाइड में जैसे कि आप देख रहे होगे तो मैं आपको यहाँ पे जो अकाउंटिंग है, जैसे कि आपका ये जो सब्जेक्ट है इसका नाम है अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग बोला जाता है इन शॉर्ट। तो ये जो अकाउंटिंग है इसका मीनिंग क्या है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हम लोग अपने पास ये समझ लेते हैं एक छोटा सा ओवरव्यू, फिर उसके बाद हम लोग अपने पास बेसिक टर्म स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो आप ये जो स्टूडेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हो इसको हम लोग अकाउंटेंसी बोल देते हैं या इसको अकाउंटिंग भी बोला जाता है। तो बेसिकली जो अकाउंटिंग है जी, ये होता क्या है तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। अकाउंटिंग अपने पास क्या है स्टूडेंट्स, कि जब भी कोई एक एंटरप्रेन्योर एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस परस्यू कर रहा है, चाहता है कि मेरे पास एक तो जो भी मैं बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ डेली उसका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हो, ताकि कल को मैं अपने बिजनेस में जो मेरा प्रॉफिट है या लॉस है या मेरे बिजनेस की एट द एंड ऑफ ए सर्टेन टाइम कितनी एसेट्स हैं लाइबिलिटीज हैं, मुझे इस बिजनेस में कुछ प्रॉफिट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, ये गैस करना उसकी इंटेंशन होती है। उसी के लिए वो बंदा जो है वो कुछ अकाउंट्स वही खाते एक तरीके से बनाता है, और यही वही खाते या अकाउंट्स बनाने की प्रोसेस को अपन बोलते हैं अकाउंटिंग। तो बेसिकली अगर मैं आपको इन शॉर्ट समझाना चाहूँ तो अकाउंटिंग क्या चीज है जी, अकाउंटिंग आप लोग अपने बिजनेस में जो बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे हो उनका एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है इन द फॉर्म्स ऑफ जर्नल, अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस, इन फाइनल अकाउंट्स एक्सेट्रा। तो आपको कल को चल के जब आपका सिलेबस पूरा होएगा या जैसे जैसे धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चलता जाएगा कि कौन कौन सी बुक्स अकाउंट मेंटेन करनी है। बट फिलहाल आप जस्ट अकाउंटिंग का इन शॉर्ट एक मीनिंग समझ लोगे, दैट इज सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। होपफुली तुम्हें इतना समझ आ गया होगा कि अकाउंटिंग का मतलब हमारे पास इन शॉर्ट सेंस या इन इजी टर्म क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को कहीं ना कहीं पे बुक्स ऑफ अकाउंट में सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना। ठीक है, ये तो हो गया जी हमारे पास अकाउंटिंग का मीनिंग। अब इसी के दौरान मैंने तुम्हें अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव भी समझा दिया कि हमारा अकाउंटिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या होएगा। असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस एंटिटी, कि हम लोग जी जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें हमें एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। और जनरली ये जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है ये होता है स्टूडेंट्स ईयरली बेसिस पे। हर एक बंदा अगर आज अपना कोई बिजनेस या प्रोफेशन स्टार्ट करता है तो वो ईयरली बेसिस पे ये देखना चाहता है कि मैं प्रॉफिट कमा भी रहा हूँ कि नहीं कमा रहा हूँ जी। ठीक है, तो हर एक बिजनेस एंड प्रोफेशन में एक ईयरली क्या कैलकुलेट करा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस, कि जी बिजनेस से प्रॉफिट हो रहे हैं लॉस हो रहे हैं। अब ये तो होता है जी स्टूडेंट हमारे पास अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव। बट अगर अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव को आपने अचीव करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग मैंने आपको बता दिया कि जी क्या होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन का एक सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना कहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, जैसे अब इसको और सिंपल कर दे स्टूडेंट, तो आप अपने पास जैसे जो 11 है या क्लास 11 से पहले आपने जो भी क्लासेस परस्यू करी है, तो उसमें आप क्या करते हो, आप 365 डेज अपनी स्टडी करते हो। 365 डेज के बाद आपके पास एट द एंड ऑफ द ईयर एग्जाम होते हैं। एग्जाम में आपने जो भी 100 साल अपने पास पूरे साल में क्या करा होता है कि रिकॉर्डिंग करी होती है, रिकॉर्डिंग इन द सेंस मतलब कि अपनी नोट्स बनाए होते हैं रफ कॉपी पे फेयर कॉपी पे, तो वो नोटिंग उठाते हो उसको रिवाइज करते हो और अल्टीमेटली एग्जाम देके वो क्लियर करते हो। ठीक है, सिमिलर बेसिस पे ही चीजें होती हैं जी अकाउंट्स में। हम लोग पूरा साल 365 डेज जो अपना बिजनेस की ट्रांजेक्शन है वो परस्यू करते हैं। परस्यू करने के बाद हम लोग उनको रिकॉर्ड करते जाते हैं डेली बेसिस पे, और 365 डे पे एट द एंड ऑफ द ईयर पे हम लोग देखते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। क्लियर, तो ये होता है जी आपके पास सिंपल लफ्जों में अकाउंटिंग का मीनिंग और अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव। अब इस स्लाइड से हम लोग अपने पास फाइनली जो टर्म्स हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं जी। अब यहाँ पे मैंने ऊपर एक बात स्टार्ट करी स्टूडेंट कि हर एक बंदा जो अपने पास बिजनेसमैन है वो अपना बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस ईयरली बेसिस पे फाइंड आउट करता है। ईयरली बेसिस बोले तो अब इसमें ईयर से रिलेटेड 3 टर्म्स है हमारे पास। एक हमारे पास होती है जी अकाउंटिंग ईयर, दूसरा हमारे पास होता है जी कैलेंडर ईयर, एंड थर्ड हमारे पास होता है फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि ये अकाउंटिंग ईयर क्या होता है। तो बेसिकली आप लोगों के पास दो ऑप्शन होंगे स्टूडेंट कल को अपना जो अकाउंट्स है वो बनाने के। तो जी वो दो ऑप्शन आपके पास कौन सी है, एक तो है कैलेंडर ईयर और एक आपके पास कौन सा है जी, फाइनेंशियल ईयर। अगर आप लोग अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो ईयरली बेसिस पे इस तरीके से परस्यू करोगे, इस तरीके से बनाओगे 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, तो इसको बोला जाता है जी कैलेंडर ईयर। बट अगर आप वहीं पे बुक्स ऑफ अकाउंट जो है अपनी मींस अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो आप अप्रैल टू मार्च मंथ्स के लिए एनुअल बेसिस पे फाइंड आउट कर रहे हो, तो इस अप्रैल टू मार्च वाले ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ्स को बोला जाता है जी फाइनेंशियल ईयर। अब आप बता देंगे अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, तो अकाउंटिंग ईयर होता है स्टूडेंट कि आप लोगों ने जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए जो ईयर चुना,
बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए आपने जो भी ईयर चुना है उसको क्या बोला जाता है जी, अकाउंटिंग ईयर। अभी अकाउंटिंग ईयर आपका कैलेंडर ईयर भी हो सकता है और इट कुड बी फाइनेंशियल ईयर, तो ये आपका फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है। अब कैलेंडर ईयर किसको बोलते हैं? कैलेंडर ईयर होता है जी वो 12 मंथ्स का ड्यूरेशन जो कि 1 जन से स्टार्ट होता है और जो कि 31 दिसंबर को खत्म होता है। अब जो दूसरा ऑप्शन आपके पास है वो है फाइनेंशियल ईयर। वो 12 मंथ्स का ड्यूरेशन होता है जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और जो कि 31 मार्च को फिनिश होता है। ठीक है, तो ये थे जी हमारे पास इन शॉर्ट 3 टर्म्स, अकाउंटिंग ईयर, कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। इसी चीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा जी। जैसे आप अपना जो ईयर है, एकेडमिक सेशन है, एकेडमिक सेशन बताओ आपका कब स्टार्ट होता है? जैसे अभी मैं जो सेशन 24 एंड 25 स्टार्ट हो रहा है इस ईयर के लिए, अगर मैं इस सेशन की बात करूं तो ये सेशन आपका जी 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो रहा है और इसके आपके एग्जाम कब तक हो जाएंगे जी? 31 मार्च 2020 एंड 25 तक। अब बताओ कि आपका ये सेशन कौन से मंथ से स्टार्ट हुआ? अप्रैल से। और खत्म कब हो रहा है जी? मार्च को। बताओ ये जो आपका एकेडमिक सेशन है ये कौन से ईयरली बेसिस पे चलता है? क्या ये आपका सेशन न्यू ईयर में स्टार्ट हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं जी, ये आपका 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है। तो जो हमारा एकेडमिक सेशन है एक्चुअल में ये जो ईयर है इसको कौन सा ईयर बोला जाएगा अकाउंटिंग लैंग्वेज में? फाइनेंशियल ईयर, बिकॉज इट इज बिगिनिंग फ्रॉम द 1 अप्रैल एंड इट इज कंप्लीटिंग ऑन द 31 मार्च। ठीक है, तो जी ये आपके लिए आपका एकेडमिक ईयर बोला जाता है, बट एक्चुअल में अकाउंटिंग टर्म में ये कौन सा है जी? फाइनेंशियल ईयर। बट यहीं पे आप इमेजिन करके देखो स्टूडेंट कि अगर आपका जो एकेडमिक सेशन है वो न्यू ईयर मींस 1 जन से स्टार्ट हो और 31 दिसंबर तक आपके एग्जाम हो जाए, फिर आपका बोर्ड कौन सा ईयर फॉलो कर रहा है जी? फिर आपका बोर्ड फॉलो कर रहा है एक तरीके से कैलेंडर ईयर, बिकॉज ये 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और ये 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है। तो अकाउंट्स में भी आपके पास दो तरीके के ऑप्शन होते हैं स्टूडेंट, कि आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो या तो कैलेंडर ईयर के हिसाब से भी बना सकते हो, मींस आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट 1 जन को नहीं लगाओ और उसका प्रॉफिट एंड लॉस आप कब तक फाइंड आउट कर लो? 31 दिसंबर तक। फिर आता है जी आप या तो 1 अप्रैल को बनाओ और 31 मार्च तक उनको कंप्लीट कर लो। एंड आपको रियल लाइफ की एक बात बताता हूँ कि रियल लाइफ में हम लोग जो ज्यादातर हैं वो फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये था जी आपके पास अकाउंटिंग ईयर, कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर का डिस्क्रिप्शन। दोबारा से मैं एक स्लाइड पास ऑन करने से पहले तुम्हें एक रिवाइज करवा देता हूँ। अकाउंटिंग ईयर बोले तो वो ईयर जो कि आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए सिलेक्ट किया जी। ठीक है, एंड बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है? दो, एक कैलेंडर ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर वो ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ्स का ड्यूरेशन है जी जो कि 1 जन से स्टार्ट होएगा, 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। एंड फाइनेंशियल ईयर वो 12 मंथ्स का ड्यूरेशन है जो 1 अप्रैल से शुरू होएगा और 31 मार्च तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो समझने के लिए एक बार यहाँ तक अपने पास चीजें सफिशिएंट है। आते हैं अपने पास एक मेन डिस्कशन के ऊपर, दैट इज ट्रेडर वर्सेस मैन्युफैक्चरर। अब जैसा कि आपके पास, आप अगर कॉमर्स कर रहे हो तो स्टूडेंट, तो आपका एक फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रायोरिटी है वो ये होनी चाहिए कि जी आप कल को रियल लाइफ में एक बिजनेसमैन, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप बनने की तरफ ध्यान दो। प्रायोरिटी ये रखो, जॉब वगैरह वाली सिनेरियो भी है साथ में, बट प्रायोरिटी आपकी ये रहनी चाहिए। और अगर आप इस प्रायोरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हो तो जी दैट मीन्स कि आप कल को चल के अपना खुद का एक बिजनेस एस्टेब्लिश करोगे जी, या एक प्रोफेशन एस्टेब्लिश करोगे। और अगर आप लोग अपना एक बिजनेस एस्टेब्लिश करते हो तो जी आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप उसमें मैन्युफैक्चर बनोगे या फिर आप ट्रेडर बनोगे। अब हमारे अकाउंटिंग टर्म में आपको ये वाले जो दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये बहुत अच्छे से समझनी है। अब आपको यहाँ पे बता दूं कि जो मैन्युफैक्चर और ट्रेडर है उसमें क्या फ़र्क होता है? अगर आप लोगों ने ये सोचा कि जी मैं एक मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट खरीदूँगा, उसको कुछ प्रोसेस करके मैं उसको ट्रांसफ़ॉर्म कर दूँगा और जी ट्रांसफ़ॉर्म करके फिर मैं बेचूँगा जी। तो दैट मीन्स कि जी आपने क्या होना चुना जी? आपने मैन्युफैक्चरर बनना चुना है जी। अब मैन्युफैक्चर के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे किस चीज़ का? अमूल का जी। जैसे अमूल है हमारे पास, ये क्या करते हैं जी, ये मिल्क बाय करते हैं और उस मिल्क को प्रोसेस करके उसके मिल्क से रिलेटेड कुछ डायरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं एंड उनको मार्केट में सेल कर देते हैं। अब अमूल क्या कर रहा है जी? अमूल एक गुड्स क्या करता है? बाय करता है और बाय करके उसको बाद क्या करता है? प्रोसेस करता है। प्रोसेस करना मतलब अमूल जो है वो जो डायरी प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रोड्यूस कर रहा है और प्रोड्यूस करने के बाद क्या कर रहा है जी? सेल कर रहा है। तो एक ऐसा बंदा जो अपने पास कोई और फॉर्म में मटेरियल खरीदता है उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो करके फिर गुड्स बेच रहा है। तो जी उस केस में आप उस बंदे को बोलेंगे कि जी वो कौन है जी? मैन्युफैक्चरर। बट यहीं पे आपने जी मैन्युफैक्चरर की जगह दूसरा ऑप्शन चुना। मीन्स आप सोच रहे हो जी मैं तो मार्केट से ना क्या करूँगा, एज़ इट इज़ गुड्स बाय करूँगा और एज़ इट इज़ उसको सेल कर दूँगा, मैं कोई प्रोसेसिंग करने वाला नहीं हूँ। तो अगर आप गुड्स को जैसे जिस फॉर्म में लाए थे, उसी फॉर्म में आप सेल कर दोगे जी, तो इस केस में आप क्या कहलाओगे जी? ट्रेडर। क्लियर? तो ये आपके पास बिज़नेस में गुड्स सेल करने के 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप रॉ मटेरियल खरीदोगे, आप उन रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करोगे और फिर बेचोगे।
अगर आप ये कर रहे हो तो आप मैन्युफैक्चरर कहलाओगे, और अगर आप क्या कर रहे हो कि आप एज़ इट इज़ कुछ गुड्स बाय कर रहे हो, उसको बिना किसी प्रोसेसिंग के सेल कर रहे हो, देन यू विल बी कॉल्ड ट्रेडर। क्लियर? तो ये था जी आपके पास मैन्युफैक्चरर और जो ट्रेडर है, उसका डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल के लिए स्लाइड के ऊपर एक अमूल का और एक आइसक्रीम पार्लर वाले का एग्जांपल दिया जी, ठीक है? तो अब आप यहाँ पे सोच के बताओ कि अमूल का तो चलो मैंने बता ही दिया। क्या ये जो वाला बंदा है आइसक्रीम पार्लर वाला जी, क्या ये ट्रेडर है? तो जी ऑब्वियसली बिल्कुल ये ट्रेडर है, क्योंकि ये क्या करेगा, ये जो आइसक्रीम है किसी और ने बनाई है, मे बी शायद अमूल ने बनाई है, तो जी अमूल से आइसक्रीम बाय करेगा एंड अमूल वालों की आइसक्रीम जो है वो सस्ते पे लेके आएगा और उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके कस्टमर को सेल कर देगा जी, ठीक है? तो अगर ये सेल कर देगा तो उस केस में जी ये बंदा क्या बन गया, ट्रेडर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये गुड्स परचेज कर रहा है और परचेज करके उसको बिना प्रोसेसिंग किए सेल कर रहा है। तो जी दैट पर्सन हु परचेजेस द गुड्स एंड देन सेल दोज गुड्स एज इट इज, तो इस बंदे को अपन क्या बोलेंगे जी, ट्रेडर। बट मैन्युफैक्चर के केस में होगा मैन्युफैक्चर हु प्रोड्यूसेस द गुड्स एंड देन सेल दोस गुड्स। तो जो मैन्युफैक्चर है जी वो बेसिकली क्या खरीदता है, वो रॉ मटेरियल खरीदता है एंड सेल क्या करता है अपने पास, फिनिश गुड्स उनको कन्वर्ट करके। क्लियर? तो ये आपके पास मैन्युफैक्चर और ट्रेडर की डेफिनेशन होगी। तो इस वाले वीडियो में हम लोग अपने पास फिलहाल ये जो 5 डेफिनेशन है यही कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपने पास शॉर्ट वीडियोज़ में 4-4 5-5 डेफिनिशंस करेंगे और आपका 10-10 15-15 मिनट की वीडियोज़ में ये डेफिनिशंस क्लियर होते रहेंगे। ठीक है? तो अब मिलते हैं अपने पास नेक्स्ट वीडियो में।